हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल और आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज हम क्लास 12th के सोशियोलॉजी जो कि चैप्टर 1 है, भारतीय समाज एक परिचय, जो कि इसमें भारतीय समाज के परिचय के बारे में दिया जाएगा। और ये यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि सोशियोलॉजी जिसका होगा उसका भी ये यूनिट कवर होगा, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए इसमें हम क्लास 12th के हिसाब से ही शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी में कैसे इसका परिचय दिया गया है और भारतीय समाज में इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा हो। यह एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है। सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ पता होता है। अन्य विषयों को हम सिखाए जाने के कारण ही सीख पाते हैं। इनका हमें ज्ञान औपचारिक या अनौपचारिक तरह से विद्यालय, घर या अन्य संदर्भ में सिखाया पढ़ाया जाता है, परंतु समाज के बारे में हमारा बहुत सारा ज्ञान सुस्पष्ट पढ़ाई के बगैर प्राप्त किया हुआ होता है। समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक या अपने आप प्राप्त किया हुआ ही प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे किसी बच्चे से हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वह इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र जैसे विषयों के बारे में पहले से ही कुछ जानता हो, लेकिन एक 6 वर्षीय बच्चा भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता है। जाहिर है कि 18 साल के युवा वयस्क होने के नाते आप अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए नहीं कि आपने समाज का अध्ययन किया है, बल्कि महज इसलिए कि आप इस समाज के में रहते हैं और इसमें पले बड़े हैं। इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक ही भी है और सहायक भी। सहायक इसलिए कि आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र से डरते नहीं। उन्हें लगता है कि यह विषय आसान होगा, क्योंकि इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से ही बहुत कुछ पता है। लेकिन सहज बोध यानी कॉमन सेंस द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए एक बाधा या समस्या भी है। वह इसलिए कि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इस प्रकार की अध्ययन प्रक्रिया को सीखने समझने के लिए अनिवार्य है कि हम अपने सहज बोध को भूलने या मिटा देने की भरपूर कोशिश करें। किसी बुने हुए स्वेटर या अन्य वस्त्र को नए सिरे से बुनने के लिए पहले की बुनाई को उधेड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह समाजशास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को उधेड़ना पड़ता है। वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः यह भूलने की प्रक्रियाएं हैं शामिल ही है यह भूलने की प्रक्रिया ही शामिल है। यह आवश्यक है क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त ज्ञान, हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया हुआ होता है। यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों, आस्थाओं एवं अपेक्षाओं को आकार देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह आस्थाएं गलत ही हैं, परंतु यह गलत हो भी सकती हैं। कठिनाई यह है कि वे अक्सर अपूर्ण, संपूर्ण विलोम एवं पूर्वाग्रह निष्पक्ष का विलोम होती है। अतः हमारा बिना सीखा गया ज्ञान, सहज सामान्य बोध अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्यतः हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों एवं मतों की तरफ झुका हुआ होता है। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। यूँ कहें, आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे स्ववाचक या कभी-कभी आत्मवाचक कहा जाता है। यह अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ घुमाने, जो कि अक्सर बाहर की तरफ होती है, की क्षमता है, परंतु यह स्वनिरीक्षण आलोचनात्मक होना चाहिए। इसमें समीक्षा अधिक और आत्ममुक्तता कम होनी चाहिए। एक तुलनात्मक समाज नक्शा आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। उदाहरण के लिए 17 या 18 वर्ष की आयु में
आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है। आप किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय जैसे गुजरात से गुजराती भाषी या आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषी से संबंधित होंगे। आपके माता-पिता के व्यवसाय एवं आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग जैसे निम्न मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के सदस्य भी अवश्य होंगे। आप एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति या ऐसे ही किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसी प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शे में एवं सामाजिक संबंधों के ताने-बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। परंतु समाजशास्त्र केवल आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थानों का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है, समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरोकार जो सबके होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है आपके परिवार के बड़े सदस्य या आपके भाई बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हैं। शायद आप अपने भविष्य के बारे में या आपको किस तरह की नौकरी मिलेगी इस बारे में चिंतित हो। आपके व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न तरीकों की उलझन के स्रोत हो सकते हैं, पर यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ इस व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है। दूसरी तरफ एक सामाजिक मुद्दा बड़े समूहों से संबंधित होता है, न कि उन एकल व्यक्तियों में से जो उन समूहों के सदस्य हैं। अब आगे आता है एक परिचय का परिचय, मतलब जो परिचय है तो उसका परिचय क्या है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय समाज से आपका परिचय कराना, लेकिन सहज बोध के नज़रिए से नहीं वरन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ समाज के बारे में नहीं बल्कि समाजशास्त्री बोध से, समाजशास्त्री नज़रिए से समाज को देखना है। समाज तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन समाजशास्त्री किस नज़रिए से समाज को देखते हैं, समाज में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, व्यवहार, उद्व्यवहार, सभी तरह के दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण कहलाते हैं। तो समाजशास्त्री किस प्रकार से देखते हैं वो नज़रिया देखना है, न कि एक सामान्य नज़रिया। तो इस परिचय में क्या कहा जा सकता है, शायद यहाँ उन व्यापक सामाजिक क्रियाओं की तरफ संकेत करना उचित होगा जो भारतीय समाज को आकार दे रही है, जिनके बारे में आप आगे के पृष्ठों में विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक का पूर्वदर्शन। समाजशास्त्र की 2 पाठ्य पुस्तकों में से इस पहली पाठ्य पुस्तक में आपका परिचय भारतीय समाज की आधारभूत संरचना से कराया जाएगा। द्वितीय पाठ्य पुस्तक में भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की विशेषताओं पर केंद्रित होगी। आगे देखते हैं। हम भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकी संरचना अध्याय 2 पर विचार विमर्श से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि इस समय पहला भी हो सकता है। और माना जा रहा है कि विश्व में भारत का जनसंख्या के स्थान पर पहला स्थान हो गया है जनसंख्या वाला देश। एवं अनुमानित तौर पर कुछ दशकों में चीन को पीछे छोड़कर विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्री एवं जनसांख्यिकीविद जनसंख्या का अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के कौन से पक्ष सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं एवं भारतीय परिदृश्य में इन मोर्चों पर क्या हो रहा है? क्या हमारी जनसंख्या विकास में एक बाधा है या इसे विकास में किसी तरह की मदद के रूप में देखा जा सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर यह अध्ययन ढूंढने का प्रयास करता है। तो किसी भी देश की जनसंख्या उस देश में बाधा कैसे बन सकती है? अगर देखा जाए तो अगर वो जनसंख्या बेरोजगार है, कोई काम करने में सक्षम नहीं है, तब वो बाधा हो सकती है।
अगर हम किसी जनसंख्या को अच्छी तरह से, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं और पाँचों सदस्य किसी न किसी कार्य में कार्यरत हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, ऐसे करके सभी लोग हैं। तो क्या उस परिवार में कोई बाधा उत्पन्न होगी? या तो ऐसे हो सकता है कि कोई एक परिवार है, उस परिवार में सिर्फ़ एक व्यक्ति है और वो कोई कार्य करता है जो कि अपने पूरे परिवार की स्थिति भी सही नहीं कर पाता है। उसकी इतनी भी कमाई नहीं हो पाती है जो कि अपने परिवार को सही से चला सके, तो उसमें वो बाधा हो सकता है। तो हम यह एक अनुमानित तौर पे कह सकते हैं, ऐसे कह भी नहीं सकते हैं कि वो जनसंख्या ही बाधा बन रही है। जनसंख्या को अगर किसी कार्यरत में, अच्छे कार्य में लगाएँ, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार दिया जाए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या में से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अध्याय 3 में हम जाति, जनजाति एवं परिवार की संस्थाओं के रूप में भारतीय समाज के आधारभूत रचना खंडों का पुनः अध्ययन करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जाति ने हमेशा अनेक विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। विभिन्न शताब्दियों से यह संस्था किस तरह से परिवर्तनशील रही है एवं आज वास्तव में जाति का अर्थ क्या है, कौन से संदर्भ के तहत जनजाति की संकल्पना भारत में आई थी, जनजातियाँ किस तरह के समुदाय माने जाते हैं एवं उन्हें इस तरह से परिभाषित करने में हम दांव पर क्या लगा रहे हैं। जनजाति समुदाय समकालीन भारत में स्वयं को किस तरह परिभाषित करते हैं। अंततः एक संस्था के रूप में परिवार भी इस समय के त्वरित एवं गहन सामाजिक परिवर्तन के भारी दबाव का विषय रहा है। भारत में पाए जाने वाले परिवार के विविध स्वरूपों में हम क्या परिवर्तन देखते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछकर अध्याय 3 भारतीय समाज के अन्य पक्षों जैसे जाति, जनजाति एवं परिवार को देखने का आधार तैयार करता है। अध्याय 4 में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बाजार के सामाजिक, सांस्कृतिक आयामों को खोजता है, जो कि संपूर्ण विश्व इतिहास में परिवर्तन का एक वाहक रहा है। यह मानते हुए कि सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले एवं त्वरित आर्थिक परिवर्तन सबसे पहले उपनिवेशवाद द्वारा एवं बाद में विकासशील नीतियों द्वारा लाए गए, यह अध्याय यह जानने का प्रयास करता है कि भारत में विभिन्न प्रकारों के बाज़ारों का उदय किस प्रकार हुआ एवं इसने किन अन्य नई प्रक्रियाओं को जन्म दिया। हमारे समाज की विशेषताओं में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है वह है इसकी असीमित विषमता एवं अपवर्जन उत्पन्न करने की क्षमता। अध्याय 5 इस महत्वपूर्ण विषय को समर्पित करता है। अध्याय 5 विषमता एवं बहिष्कार को जाति, जनजाति, लिंग एवं अन्यथा सक्षम लोगों के संदर्भ में देखता है। विभाजन एवं अन्याय के एक साधन के रूप में कुख्यात जाति व्यवस्था को मिटाने या इसमें सुधार लाने के संयोजित प्रयास उत्पीड़ित जातियों एवं राज्य द्वारा किए जाते रहे हैं। वह कौन सी प्रत्यक्ष समस्याएं एवं मुद्दे हैं जो इस प्रयास के सामने आए। हमारे हाल ही के अतीत में हुए आंदोलन जाति बहिष्कार को रोकने में कितने सफल रहे हैं। जनजाति आंदोलनों की विशेष समस्याएं क्या हैं। आज जनजातियां किस संदर्भ में स्वयं की पहचान को पुनः स्थापित करना चाहती हैं। इन समान प्रश्नों को लिंग संबंधों अथवा अन्यथा सक्षम या असक्षम लोगों के संदर्भ में भी जानने का प्रयास किया गया है। हमारा समाज किस सीमा तक अन्यथा सक्षम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदी है। जिन सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं का शोषण किया उन पर महिला आंदोलनों का कितना प्रभाव पड़ा। अध्याय 6 भारतीय समाज की असीम विविधता से उत्पन्न कठिन चुनौतियों के बारे में बात करता है। यह अध्याय हमें हमारे सामान्य सुविधाजनक चिंतन के तरीकों से बाहर आने को आमंत्रित करता है। भारत के विविधता में एकता के सुपरिचित नारों का एक जटिल पहलू भी है। सभी असफलताओं एवं कमियों के बावजूद भारत ने इस मोर्चे पर कोई बुरा प्रदर्शन नहीं किया है। हमारी ताकत और कमजोरियां क्या रही हैं। युवा वयस्क सामुदायिक संघर्ष, क्षेत्रीय या भाषाई उग्र राष्ट्रीयता एवं जातिवाद को हटाए
बगैर या उनसे पूर्ण रूप से प्रभावित हुए बगैर उनका सामना कैसे करेंगे। एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामूहिक भविष्य के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में पाया जाने वाला प्रत्येक अल्पसंख्यक यह महसूस न करे कि वह असुरक्षित है या खतरे में है। अंततः अध्याय 7 में आपको एवं आपके शिक्षकों को आपके पाठ्यक्रम के प्रयोगात्मक घटकों के बारे में चिंतन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसा कि आप जानेंगे कि यह काफ़ी रुचिकर एवं मज़ेदार हो सकता है। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है, जो कि सिर्फ परिचय दिखा रहा था। और अब आगे हम लोग शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। तो ये भारतीय समाज का यह पहला चैप्टर समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अध्याय 2 के लिए, जो कि चैप्टर 2 रहेगा। क्लास 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 2 में मिलेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।